फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th बायोलॉजी के पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये वीडियो भी सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि 4 मार्क्स की नहीं है, यहाँ पर आपके टारगेट की बात होती है। अगर आप ये 4 मार्क्स अच्छे से ले लेते हैं तो आपका परसेंटेज भी अच्छा होगा, और अगर आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो आपकी मार्कशीट भी अच्छी होगी, मार्कशीट अच्छी होगी तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी के तरीके और टारगेट से हम लोग इस वीडियो के अंदर बढ़ेंगे। इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर या मॉडल पेपर में हमें मिले हुए हैं, वो आ चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कवर किया है और वही क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भी। तो इसीलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि पुष्पीय पादपों में नर युग्मक मेल गैमेट्स जो हैं पाए जाते हैं। जो पुष्पीय पादप होता है उसमें मेल गैमेट्स यानी कि नर युग्मक किस में पाए जाते हैं? क्या पराग कणों में पाए जाते हैं, या फिर पुंकेसर में पाए जाते हैं, या फिर बीजांड में, या फिर इन सभी में पाए जाते हैं? देखिए, बीजांड में तो हो नहीं सकता, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मान लीजिए, लेकिन परागकण और पुंकेसर के अंदर परागकण पाए जाते हैं तो पुंकेसर भी नहीं हो सकता, और फिर तीसरा भी नहीं हो सकता, ये सभी भी नहीं हो सकते हैं। तो हमारा कौन सा बचा है? यानी कि परागकण में कितने नरयुग्मक पाए जाते हैं स्टूडेंट? 2 नरयुग्मक पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें से जो फर्स्ट नरयुग्मक होता है वो अंड कोशिका से जाकर समेकन करता है, और जो दूसरा वाला होता है वो द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है। जब फर्स्ट से करता है तो उसे सत्य निषेचन करते हैं, और जब द्विध्रुवीय केंद्रक से करता जाता है जो दूसरा नरयुग्मक होता है उसे आसक्त निषेचन कहते हैं। ये बात आपको पहले अगले वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाई थी। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो नहीं कई सैकड़ों बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? बीरबल साहनी जी कहे जाते हैं, या हमारे आर.पी. राय जी कहे जाते हैं, फिर या तो हमारे मेंडल कहे जाते हैं। देखिए, मेंडल तो हमारे आनुवंशिकी के जनक हैं, ये तो हो नहीं सकता। राय भी हो नहीं सकते, साहनी भी है नहीं, तो कौन है? प्री महेश्वरी। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि एक आवृत बीजी पादप में क्रियाशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? जो एक आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है? कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होते हैं? जो कार्यशील गुरु बीजाणु होते हैं उनसे विकसित क्या होते हैं? बीजांड विकसित होते हैं। तो बीजांड तो गलत आंसर है। क्या भ्रूण विकसित होते हैं? ये भी गलत आंसर है। भ्रूण पोष भी नहीं। देखिए, अब हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन, जब दूसरा नरयुग्मक जो था उसने समेकन किया था किससे? द्विध्रुवीय केंद्रक से, तो उसमें किसका निर्माण होता था? भ्रूण कोश का। तो ये भी गलत है, तो भ्रूण कोश का निर्माण नहीं। तो इसमें किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का। या क्या विकसित होता है? तो भ्रूण कोश विकसित होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? ग्राफीन पुटिका कहाँ होती है? ग्राफीन पुटिका कहाँ होती है? ग्राफीन फोलिकल कहाँ होती है? मनुष्य के थायराइड ग्रंथि में। बिल्कुल गलत, थायराइड ग्रंथि में तो हो ही नहीं सकती। दूसरा, स्त्री के अंडाशय में। देखिए, स्त्री के जो अंडाशय होता है उसमें होती हैं, या फिर थायराइड में या वृषण में। तो देखिए, अगर हम बात करें मनुष्य के थायराइड तो एक आंसर तो गलत है, तो ये सभी वाला भी गलत हो गया सभी में। लेकिन पुरुष के वृषण में क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं, तो वहां पर टेस्टिस भी गलत है। लेकिन क्या सही है? स्त्री के अंडाशय में ग्राफीन पुटिका पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 5वां क्वेश्चन क्या है कि सर्टोली कोशिकाओं की, जो सर्टोली की कोशिकाएं कहाँ होती हैं, या सर्टोली कोशिकाएं कहाँ होती हैं, किसी तरीके से आपसे पूछ सकता है। क्या वृषण में होती हैं, या यकृत में होती हैं, या जठर ग्रंथियों में होती हैं, या अंडाशय में? देखिए, सर्टोली कोशिकाएं तो मेल में होती हैं। ठीक है, तो अंडाशय तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, ये तो हमने एक तो आंसर निकाल दिया। जठर ग्रंथि ये भी गलत हो गया।
ठीक है। तो जो सर्टोली कोशिकाएं वो कहाँ होती हैं, वो हमारे किसमें होती है स्टूडेंट, वृषण में होती हैं, किसमें, टेस्टिस में होती हैं। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि स्त्री में अंतारोपण जो होता है, अंतारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। जब स्त्री के अंदर अंतारोपण होता है यानी कि फैलोपियन नलिका से जो आता है एंडोमेट्रियम से जब भ्रूण जो होता है यानी कि जो अटैच होता है, तो वो किस अवस्था में होता है, क्या मरूला अवस्था होती है या ब्लास्टूला होती है या गैस्टूला अवस्था होती है या न्यूरोला अवस्था। अगर हम उस अवस्था की बात करें जो जिस समय भ्रूण अंतारोपण होता है वो कौन सी अवस्था होती है, अगर उस अवस्था की हम बात करें तो वो अवस्था हमारी ब्लास्टूला अवस्था होती है। ठीक है स्टूडेंट, इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 7वां क्वेश्चन है कि जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि अपना। देखिए बात समझिए, यहाँ पर स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। कल हमने अपने ऑफलाइन में टेस्ट लिया था तो वहाँ पर स्टूडेंट बहुत गलती की थी इस क्वेश्चन में कि जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है। वो ये चीज़ नहीं देखते, वो देखते हैं जन्म नियंत्रण, तो उसमें ये किसी भी विधि को मार देते हैं, जन्म नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं। जन्म नियंत्रण पर नहीं, वो जन्म आईवीएफ के बारे में पढ़े हैं। देखिए आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ भी जन्म कराने में सहायक होती है। ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये सभी यानी कि जो अगर जन्म के ना हो रहा हो तो उनको जैसे दंपति जिनमें संतान उत्पन्न नहीं, संतान उत्पन्न कराने की क्षमता रखते हैं। लेकिन IUDN जो है, IUD है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइड है, ये जो है ये जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, बहुत आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट का कारण बताइए, हमें बताना है कि जनसंख्या विस्फोट क्यों हो रहा है। अधिक व्यवसाय के कारण, युद्ध में कमी, या अधिक उपज, या अच्छा स्वास्थ्य। अगर जनसंख्या विस्फोट के कारण की बात करें है तो चारों कारण, लेकिन अब हमें यहाँ पर बेस्ट छांटना होता है ना। अगर आप किसी जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर नॉलेज तो सबको होता है, ग्रेजुएशन या डिग्री सबके पास होती है, लेकिन वहाँ पर उसको लिया जाता है जिसको बेस्ट नॉलेज होता है। लेकिन हमें यहाँ पर वो क्वेश्चन लेना है जिसके पास बेस्ट नॉलेज है। क्या हमें यहाँ पर सबसे अगर बेस्ट मिल रहा है तो वो अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य है, इसीलिए जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पुरुष नसबंदी से संबंधित है। पुरुष जो नसबंदी है उससे क्या संबंधित है, गोलियां संबंधित है तो गोलियों तो काट दीजिए, नसबंदी है तो गोलियां तो हो ही नहीं सकता। अब गोलियां नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी किससे संबंधित है, ट्यूबेक्टोमी स्टूडेंट स्त्रियों से संबंधित है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी किससे संबंधित है, स्त्रियों से संबंधित है। अगर हम पुरुष में नसबंदी की बात करें तो वो किससे संबंधित है, अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बता, इनमें से कोई नहीं है, वही गलत है। ठीक, कौन सा बचा, दूसरा क्या है, वैसेक्टोमी। पुरुषों में क्या कराई जाती है, वैसेक्टोमी कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास 10 क्वेश्चन नंबर क्या है, संकर पौधों से बनी संतति पौधे, जो संकर से बनते हैं वो संतति पौधे कैसे होते हैं, इसके पृथक यानी कि स्केरगेस्ट होते हैं, या शुद्ध नस्ली होते हैं, या जनकी पौधों के समान। जनकी पौधों के समान तो हो ही नहीं सकता, शुद्ध नस्ली हो नहीं सकता क्योंकि संकर है। इनमें से कोई नहीं, फिर ये भी गलत है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। इससे पृथक के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनसे पृथक होते हैं, जो जनक पौधे होते हैं वो उनसे थोड़े पृथक यानी कि अलग होते हैं। ठीक है, संकर पौधे जो होते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वंशागत की इकाई है। इसमें हमें बताना है कि वंशागत की कौन सी इकाई क्या है। ठीक है, क्या गुणसूत्र होती है, वंशागत की इकाई नहीं होती, गुणसूत्र इकाई तो नहीं होती है, लेकिन वंशागत गुणसूत्रों से ही होते। जीन रूप अर्थात फिनोटाइप, जीनोटाइप क्या होते हैं, वंशागत की इकाई। जीनोटाइप जो होते हैं वो वंशागत की इकाई हैं, तो जीनोटाइप भी वंशागत की इकाई नहीं होते हैं, फिनोटाइप भी नहीं होते हैं। ठीक है, और होते कौन है, जीन जो होते हैं वो वंशागत की इकाई होती हैं, जो डीएनए के जो डीएनए होता है, डीएनए की चेन होती है, उस पर इस तरीके से जो पाए जाते हैं, इस तरीके से वो ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन ही वंशागत के लक्षणों को वंशागत करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं, यानी कि पिता से कितने जीन की प्राप्त होते हैं, माता से बात नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें बताना है कि पिता से गुणसूत्र में कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। 75%, 50%, 25%, 25 से 50। देखिए माता पिता दोनों सहयोग करते हैं तो ये काम होता है। ठीक है, तो 75% तो गलत है। ठीक है स्टूडेंट, 25 भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो इसमें क्या होता है, 50-50 का रेशो निकलता है। अगर आप वो उसकी रेखीय संरचना या आप वो उसका चेकर बोर्ड बनाएंगे तब भी आप इस तरीके से जो चेकर बोर्ड बनता है, इससे अब अगर आप निकालेंगे एक्स वाई के गुणसूत्र तब भी हमारा 50-50 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका हमने वीडियो इससे पहले वीडियो में बनाया जिसमें बायोलॉजी के हमने सभी टॉपिक्स कवर किए थे। ठीक है स्टूडेंट,
वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम अपने प्रयोग के फलस्वरूप आनुवंशिक के नियम प्रस्तुत किया? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने अपने प्रयोग के द्वारा सबसे पहले आनुवंशिकी के नियम प्रस्तुत किए थे? वो कौन सा वैज्ञानिक था? क्या मेंडल थे, या मुलर थे, या हुक थे, या क्यूवियर थे? देखिए, हुक तो हो नहीं सकते, मुलर भी हो नहीं सकते, क्यूवियर भी हो नहीं सकते, तो हमारे कौन है आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं? सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया थे? वो हमारे कौन थे स्टूडेंट? मेंडल ने। किस पे किए थे? मटर पे। मटर में गुणसूत्र कितने होते हैं? 7 जोड़ी, यानी कि 14 गुणसूत्र होते हैं। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 7 जोड़ी होते हैं और वैसे होते हैं 14। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46। इस पर समय नहीं लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? एलील्स जो पृथक होते हैं वो किस प्रक्रिया में एलील्स जो होते हैं वो पृथक होते हैं? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्या संसेचन के दौरान, या परगमन के दौरान, या विदलन के दौरान, या अर्धसूत्रण के दौरान? अगर एलील्स जो पृथक होते हैं वो किस दौरान पृथक होते हैं स्टूडेंट? वो हमारे अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ही पृथक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, द्विगुणन संकरण में F2PD का दृश्य रूप अनुपात होता है। जो दृश्य रूप अनुपात आता है वो क्या आता है? एक, या काट दीजिए। दृश्य रूप अनुपात होता है क्या? देखिए आप इसमें एक बात कॉमन रखिए, सभी में 16 है, 9 7 16 13, इसमें नहीं है। ठीक है। 15 1 16, इसमें भी 16 है लेकिन इसमें नहीं, तो ये तो काट दीजिए। होते तो 16 है। ठीक है, टोटल 16 होते हैं। 9 7 16, 9:7 है, 15:1 है, ये एक भी नहीं है। इसमें होता है कितना रेशो होता है? 9:3:3:1 का रेशो होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल का स्वतंत्र अवयवन का निष्कर्ष कैसे पृथक्करण से सिद्ध हुआ? देखिए मेंडल ने जो स्वतंत्र अवयवन का नियम दिया था, मेंडल ने 3 नियम दिए थे, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम, ठीक है, और प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम, जो हमारा तीसरा नियम था मेंडल का। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? निष्कर्ष किस पृथक्करण से सिद्ध किए थे? एक गुणन से सिद्ध किए थे, द्विगुणन से, अपूर्ण प्रवणता से, या उल्टा प्रसंकरण से सिद्ध किए थे? अगर हम बात करें मेंडल ने स्वतंत्र अवयवन के नियम का निष्कर्षण जो पृथक्करण सिद्ध किया था वो किससे सिद्ध किया था? वो सिद्ध किया हमारे द्वि प्रसंकरण से सिद्ध किया था। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इनमें से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है? ये जो लक्षण में दिए गए इनमें से कौन सा जो है लिंग संलग्न है? क्या ल्यूकोडर्म है? बिल्कुल गलत। हीमोफीलिया, वर्धांधता, रतौंधी, मधुमेह। देखिए ये तो आपके ऐसे रोग होता है, रतौंधी विटामिन ए से कमी से, ये तो विटामिन की कमी से होने वाले हैं। लेकिन अगर लिंग संलग्न की बात की जाए तो हीमोफीलिया और वर्धांधता दोनों ही जो कैसे हैं? लिंग संलग्न वंशागति रोग हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन ही था राइट आंसर। पुरुष की जीनी पहचान किससे होती है? बताओ। पुरुष जो होते हैं उनमें जीनी जो पहचान होती है वो किसके द्वारा होती है? क्या ऑटोसोम से, यानी कि दैहिक गुणसूत्र, केंद्रिका यानी केंद्रिका, या कोशिकांगों से, या लिंग गुणसूत्रों से? अगर हम पुरुष में बात करें तो किसके द्वारा होती है जीनों की पहचान? अगर हम बात करें लड़के और स्त्री, लड़की और लड़के में भेद किया जाता है वो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? जीव कोशिकाओं में सबसे बड़े अणु किस पदार्थ के होते हैं? जो जीव की कोशिका होती है उसमें सबसे बड़े अणु जो होते हैं वो किस पदार्थ के होते हैं? ठीक है स्टूडेंट, क्या प्रोटीन्स के होते हैं, या डीएनए के होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट के, या आरएनए के होते हैं? अगर हमें सबसे बड़े अणु की, यानी कि लार्जेस्ट अणु की बात की जाए तो वो कौन सा होता है? हमारा डीएनए का अणु होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक। जो आनुवंशिक पदार्थ की खोजकर्ता वैज्ञानिक, पहले तो हमने आनुवंशिक पदार्थ के सबसे पहले प्रयोग की बात की थी, वहां पर थे मेंडल, लेकिन यहां पर सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ की खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन थे? नंगेली थे, बाल्डियर थे, रॉबर्ट ब्राउन थे, या फ्रेडरिक मिस्र थे, या फ्रेडरिक मिस्चर भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। तो हमारे कौन थे आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता? फ्रेडरिक मिस्चर थे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए समझिए इसको। कौन सी शर्करा डीएनए अणु के संश्लेषण में भाग नहीं लेती है? बताइए, इनमें से कौन सी शर्करा ऐसी है जो डीएनए के अणु का जो संश्लेषण होता है उसमें भाग नहीं लेती हैं, या फिर सभी शर्कराएं इसमें से ऐसी हैं जो भाग नहीं लेती हैं? बताइए। तो राइबोस है, माल्टोज है, ग्लूकोज है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं? ग्लूकोज राइबोस को छोड़ देते हैं क्योंकि आरएनए में होता है, तो दोनों लगा देते हैं। ये सभी नहीं, 2 लगाते थे, इसमें कोई ना कोई। तो अगर हम बात करें इसमें से ऐसी शर्करा कोई भी नहीं जो डीएनए के संश्लेषण में भाग ले, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये सभी। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटे आरएनए अणु होते हैं। बताओ सबसे छोटा आरएनए कौन सा है?
mRNA है, tRNA है, rRNA है या राइबोसोम्स है। देखिए अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो वो हमारा होता है tRNA, ठीक है स्टूडेंट। अगर सबसे बड़े की बात की जाए वो mRNA होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, सबसे छोटा कौन होता है, tRNA। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, लाइकोपेरोन किसकी उपस्थिति में क्रियाशील होते हैं। जो लाइकोपेरोन होते हैं किसकी अगर प्रेजेंस हो जाए तो वो बहुत ही क्रियाशील हो जाएंगे। क्या ग्लूकोज की उपस्थित कर दें या लैक्टोज की उपस्थित कर दें या सुक्रियोज की उपस्थित कर दें या गैलेक्टोज की उपस्थित कर दें। अगर हमें लाइकोपेरोन को सक्रिय कराना है तो किसकी उपस्थित करना पड़ेगा और किसकी उपस्थिति में क्रियाशील होते हैं समझिएगा। तो अगर हम लाइकोपेरोन की बात की जाए तो वो अगर हम लैक्टोज की उपस्थिति या लैक्टोज की उपस्थिति में सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रण का मतलब होगा स्टार्ट और समापन कोडोन्स क्रमशः हैं। देखिए स्टार्ट कोडोन क्या होते हैं, AUG होते हैं। स्टार्ट कोडोन तो AUG हैं, वो सभी में कॉमन है, ठीक है। AUG कॉमन है तो स्टार्ट कोडोन तो सभी में कॉमन है। और GUGA, UAG या UAA सभी समापन कोडोन है। तो हमारा इसमें जो सही आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन होगा। देखिए अगर हमें क्वेश्चन एक इस तरीके से आता है कि प्रोटीन संश्लेषण में स्टार्ट कोडोन कहाँ होता है, स्टार्ट कोडोन कौन से होते हैं, और सबसे अगर बात की जाए तो प्रोटीन संश्लेषण में स्टार्ट कोडोन कौन से जहाँ से चैन बनना शुरू होती है। स्टार्ट कोडोन कौन से होते हैं स्टूडेंट, AUG स्टार्ट कोडोन होता है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी कंफ्यूजन क्वेश्चन और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम AGGTATCGCTCAT हो तो इसके द्वारा अनुलेखन mRNA का संवर्धन क्रम क्या हो, हमें बताना है। देखिए आपको तो पता है mRNA की बात कर रहा है तो RNA में क्या होता है, थाइमिन तो होता नहीं, वहां पर होता क्या है, यूरेसिल। तो सबसे मेन बात आप पकड़ लीजिए, आप इसमें से जिसमें भी थाइमिन दिख रहा हो वो निकाल दीजिए। देखिए इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें हमें थाइमिन मिल रहा है तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता ना, हटा दीजिए इसको। एक तो ऑप्शन हमने हटा दिया, आप समझिए। एडेनिन, इसमें भी यूरेसिल, इसमें भी यूरेसिल। देखिए हमें कहाँ पर चेंज करना है, इसमें T है, इसमें A है, चेंज नहीं। देखिए इसमें A का A दे दिया है, ठीक है। अब हमें बात करना, देखिए AGG, T का U में किया, ठीक है। A का U A में रहा, T फिर U में हुआ, C। देखिए इसमें AT चेंज हुआ है, सिर्फ A वाला ऑप्शन सही है, ठीक है स्टूडेंट। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि यहाँ पर CC दिया है, A भी गलत हो गया और A भी गलत है क्योंकि इसमें शुरू में A दिया है, ठीक है। ये चीज़ हमारी सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, अमीबीय पेचिस किससे होती है। अमीबीय पेचिस क्या एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है, अमीबी प्रोटियस होती है, या टीनिया सोलियम या प्लाज्मोडियम बाइवेक्स द्वारा होती है। अगर अमीबी पेचिस की बात करें तो वो किससे होती है, वो हमारी होती है किससे स्टूडेंट, होती है एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है अमीबी पेचिस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है, क्या DNA आनुवंशिक पदार्थ है, या RNA का इकहरा सूत्र, या DNA का दोहरा सूत्र है, या RNA का दोहरा सूत्र है, या DNA का इकहरा सूत्र है। इसमें क्या आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। अगर हम इसके आनुवंशिक पदार्थ की बात करें, किसकी, इसके कौन सा होता है, तो इसमें अगर हम बात करें तो RNA का इकहरा सूत्र इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो स्टूडेंट हमारे पास 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, डेंगू विषाणु का वाहक है। जो डेंगू वायरस होता है, विषाणु मतलब वायरस होता है, उसका वायरस यानी कि वाहक कौन है, कौन उसको लेके जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है, मादा एडीज मच्छर, या इनमें से कोई नहीं है। अगर हम बात करें डेंगू की तो डेंगू का कौन होता है, मादा एडीज मच्छर, यानी कि तीसरा आंसर इज द राइट आंसर। एड्स को सबसे पहले देखा गया, किस देश में एड्स को सबसे पहले देखा गया, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, यानी कि HW में है, ठीक है। इसका आपको जवाब हमें देना है कमेंट सेक्शन में। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में मैं इतना ही कवर करूंगा, इससे आगे के वीडियो में आपको एक पार्ट 2 देख लेना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। अगर आपने वो पार्ट भी देख लिया तो मैं कहता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं छूटेगा। अगर यहाँ तक जहाँ तक हमने पढ़ा दिया है यहाँ तक का आता तब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। इससे आगे के जो चैप्टर बकाया रह गए हैं या जो बाकी चैप्टर हैं उनका वीडियो हम आपको जल्द ही पार्ट 2 के रूप में दे देंगे। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, जैसे मैं पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टूडेंट हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।